नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में आज रिकॉर्ड क्लोजिंग मार्केट्स में फिर बनते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की सिचुएशन में अंतर है। फर्स्ट हाफ में मार्केट खुले तेज, फिर बिकवाली आई, लोअर लेवल्स तक गए और वहां से फिर पुल बैक के बाद आज वापस डे हाई के आसपास इंडिसेस बंद हुए। इसमें तेजी में मिड कैप स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन पहले कंपैरिजन में तो बेटर था, लास्ट आवर तक आते थे, लेकिन फर्स्ट हाफ में इंडेक्स बिकवाली में था, मिड कैप लाल निशान में था, स्मॉल कैप फ्लैट था। लेकिन एडवांस डिक्लाइन कल जितने खराब नहीं थे, कल तो बहुत ही खराब था। हर एक तेजी के आगे 8 गिरने वाले शेयर थे। आज फर्स्ट हाफ से ही 1:1 का रेशियो चल रहा था, यानी कि हर एक बढ़ने वाला शेयर और एक गिरने वाला शेयर। और लास्ट तक आते आते वहाँ पर थोड़ा और सपोर्ट आ गया, तो हर बढ़ने वाले शेयर 2 हो गए और गिरने वाला शेयर 1 हो गया। तो रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट्स बंद हुआ और एडवांस डिक्लाइन में ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर थोड़ी बहुत खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव साइड में बंद हुआ, स्मॉल कैप भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। बैंकिंग शेयरों के अंदर एक अच्छी खरीदारी थी। आईटी कल चला, आज बैकफुट पे था और रिकवरी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बाजार में आज खरीदारी नहीं थी, आज रिकवरी थी। निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी के साथ इंडिसेस बंद हुए। आज का फ्लेवर था फार्मा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदारी थी। तमाम फार्मा स्टॉक्स आपको F&O के टॉप गिनर में दिखाई पड़ेंगे। पीएसयू बैंकिंग बास्केट जो कि अच्छी तेज़ी में कामकाज कर रहा था, पीएसयू शेयरों में लोअर लेवल से रिकवरी आई। एनबीएफसी में खरीदारी देखने को मिल रही थी। टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, अल्ट्राटेक नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रही, लेकिन मिड कैप में रिकवरी रही, रियल्टी में खरीदारी रही, मेटल में बाइंग रही। इस तरह के मोमेंटम के साथ मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। कल का जो हैवी पेन था उसको मार्केट ने आज एटलीस्ट दिखाया, कंटिन्यू नहीं किया, एटलीस्ट वहाँ से रिकवरी के साथ इंडिसेस बंद होते हुए दिखाई पड़े। सवाल जवाब का सिलसिला सीधे शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों पर भी जो कि फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए हमारे पास आए हैं। पहला सवाल जो कहाँ गया, हाँ ओके, फेसबुक के सवालों को पहले शामिल कर लेता हूँ। कौन कौन से सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कहाँ गया वीडियो। ओके, सबसे पहले पीएसयू बैंकिंग में क्या करें सर, डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे। ऐसे एसबीआई के केस में तो आप एंटर कर सकते हो, इट्स गुड टू गो। बीओबी भी इट्स गुड टू गो सो फार, एंड पीएनबी भी इट्स गुड टू गो। बाकी एक जेएंडके ठीक लग रहा है, अगर आप जाना चाह रहे हो तो नाम पहले कंपैरिजन थोड़ा बेटर पोजीशन है। और हाल फिलहाल के जो नंबर्स आए हैं, मैं भी टेलीकॉम सब्सक्राइबर के नंबर चेक कर रहा था, कहाँ कैसे बढ़े। तो लास्ट टेलीकॉम सब्सक्राइबर में जम्मू एंड कश्मीर में सब्सक्राइबर भी काफ़ी बढ़े। तो वो ऑब्वियसली बात है, जिस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ जब बढ़ेगी तो उस एरिया की बैंकिंग भी इंप्रूव होगी और उसमें जेएंडके प्रोमिनेंट है, तो इसलिए एक बार को उसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हो। लेकिन मेजरली बैंक्स में वो एक बार को फिर भी बेटर पोजीशन दिखाई पड़ रहा है। शंकर जी का सवाल है कोल इंडिया पर आपने ले रखा है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन शंकर सर देखो, कोल इंडिया के केस में अब तक आईपीओ के प्राइस के ऊपर तो नहीं पहुंचा ही है। जब इसका इशू प्राइस आया था तब से लेके अब तक हो गए करीब 12-13 साल। बट अगर आप उसमें डिविडेंड इन्वॉल्व कर लोगे तो वो अपनी पूरी कॉस्ट को रिकूप कर चुका है विद टाइम। एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, देश की दुनिया की लार्जेस्ट कोल कंपनी है। और अभी जो चला है तो पूरा पीएसयू तेजी था, तो पीएसयू का टेलविंड तो इन्हें मिला ही हुआ है। प्लस दूसरा टेलविंड इनको मिला हुआ है कि वो पावर की डिमांड बहुत स्ट्रांग है, और पावर की डिमांड स्ट्रांग है तो थर्मल पावर की डिमांड उसको लीड करती है, और थर्मल पावर का सबसे बड़ा सप्लायर है कोल इंडिया। तो इसलिए एक बार को मार्केट ने उसको टेलविंड भी दिया और अच्छी तेज़ी वहाँ देखने को भी मिली इसी के मद्देनज़र। तो आप उस लिहाज से देखो तो ठीक है, आप डिविडेंड पे ऑफ के हिसाब से देखोगे तो ठीक कंपनी है। लेकिन अगर आप बहुत मोमेंटम की उम्मीद लगाकर चल रहे हो कि बहुत बढ़िया मोमेंटम हो जाए और मल्टी बैगर टाइप हो जाए, तो एक बार की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम है। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना। बट ये एक स्टेबल कंपनी है और अच्छे डिविडेंड पे ऑफ देती है, तो लाइक वाइज आपके लिए रहेगा ये लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से। बाकी वे एज एंड व्हेन जब सिचुएशन बनेगी वैसे वैसे इस पर कॉल ली जाएगी। एपिग्रल मेरे ख्याल से मेघवानी फिनकेम की बात हो रही है यहाँ पे। एपिग्रल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आई एम प्लानिंग टू गो फॉर एपिग्रल फॉर लॉन्ग टर्म। आई परचेज 120 एट 965 एंड सोल्ड 45 एट 1030 2 days बैक। बढ़िया शाह साहब, सही टाइम पर निकल गए। कल तो टूटा भी था ये, तो करीब करीब आपको 70 रुपये पर शेयर तो मिल ही गया वैसे भी। लेकिन होल्ड आपका टाइम फ्रेम क्या है इसमें, क्योंकि आपने ये मेंशन नहीं किया लॉन्ग टर्म। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म में तो 2 दिन में क्यों निकल गया अगर आप लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टर थे तो। एनीवेज आप प्रॉफिट ले ही लिया है, अगर नीचे कहीं मिल जाए दोबारा ऐड कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी सही है,
नाम चेंज हुआ है रिसेंटली, परसों नरसों मैनेजमेंट भी आई थी इसकी वो नीरज जी के शो में, और एक्सपेंशन प्लान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो बातचीत भी करके गए हैं। तो आप चाहो तो वहाँ पर उनकी तमाम डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। बट कंपनी ठीक है, और जिस तरह का प्राइसिंग स्टेबलाइज हुई है केमिकल की, तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मेघमानी फिनकेम की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप अदरवाइज़ बने रहो। रीसेंट नंबर्स तो सही थे इसके, और आपको प्रॉफिट मिल रहा है, नीचे मिल जाता है तो दोबारा ऐड कर सकते हो, नहीं मिले तो आप एग्जिस्टिंग पोजीशन में होल्ड करो। यही ज़्यादा बेटर रणनीति है सो फार। बट न्यूज़ फ्लोज बस थोड़ा ज़्यादा था हाल फिलहाल में, तो उसको आप एटलीस्ट आधार मानकर अपनी कॉल लेना, कोई भी लेना तो। ओके, सिमी जी का सवाल है, एबीबी, स्कैफलर, एस्ट्रल, एसआरएफ। तो सिमी जी एक चीज़, ये सारे के सारे स्टॉक जो हैं, पहली चीज़ में एबीबी मल्टीनेशनल है, स्कैफलर मल्टीनेशनल है, एसआरएफ मल्टीनेशनल है, एस्ट्रल नहीं है, लेकिन सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। पहली चीज़, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आप ट्रेडिंग करो, बारिंग एस्ट्रल, क्योंकि एस्ट्रल एफ&ओ में, इसलिए ट्रेडिंग वहाँ पे मिल भी जाएगी आपको, एबीबी रादर। लेकिन अदरवाइज ये है एक्चुअल में इनकी ग्रेड सबकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड ही है। तो आप थोड़ा थोड़ा अगर एंड करना चाहते हो, स्कैफलर एक बार वो कर सकते हो, एसआरएफ कर सकते हो, एबीबी क्योंकि ऑलरेडी बहुत चला है इस साल, लेकिन फिर भी कहीं 60-70% के आसपास चल चुका है वो इस साल में, तो थोड़ा करेक्ट हो जाए तो गुड टू गो है। एंड एस्ट्रल क्योंकि पेंट में भी है, तो राइजिंग क्रूड और पॉलीमर भी है, तो दोनों में इम्पैक्ट आता है राइजिंग क्रूड का। लेकिन कंपनी ये भी अच्छी है, तो देखिए कंपनी चारों अच्छी हैं। आप ये कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा ऐड करके वेट करो, जैसे जैसे प्राइसिंग आपको ठीक नीचे मिलती रहे, वहाँ से वैसे आप उसको और फर्दर एवरेज करो। लेकिन अदरवाइज क्वालिटी ऑफ कंपनी जो है वो चारों अच्छी हैं, तो उसमें आपको डिनाइल कोई दिक्कत नहीं, आप एंटर चारों में कर सकते हो। बट प्राइसिंग पे सब कुछ डिपेंड करता है, कितने कितने आप कहाँ से शुरू करते हो। अगर आप 100 रुपये पे शुरू करते हो और कल को 190 आए, तो आपका एवरेज नीचे शुरू करोगे ना। सो कहीं तो आपको स्टार्ट करना ही है, तो वो आप कर सकते हो इन चारों कंपनियों में। बट अगेन डिपेंड्स कि कहाँ पर आप एवरेज करते हो और कितना आप ड्यूरेशन वगैरह से रखते हो। टाटा कॉफ़ी फॉर लॉन्ग टर्म, अरुण सर वैसे कभी चला नहीं है, मतलब पुरानी हिस्ट्री भी देख लो तो वो जब से कॉफ़ी बिजनेस का ट्रांसफ़र हुआ तब से उसके बाद से कभी चला नहीं। मतलब कॉफ़ी बिजनेस कर रहा हूँ, वो स्पाइसेस बिजनेस के ट्रांसफ़र हुए हैं तब से बहुत चला है नहीं है स्टॉक, लेकिन लगता तो है चलना चाहिए। बट वैल्यूएशन पार्ट महंगा है शुरू से ही, अभी भी महंगा ही है, क्योंकि बिजनेस का मतलब जो इनके पास, देखिए टाटा के पास जो कॉफ़ी बिजनेस था वो पहले इनके पास था, और स्पाइसेस बिजनेस भी इनके पास था। बाद में वो संपन्न वाला बिजनेस चला गया टाटा ग्लोबल में, और इनके पास बचे हैं कॉफ़ी एस्टेट्स, इसके अलावा काली मिर्च, ये इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं काली मिर्च के। स्पाइसेस का कुछ हिस्सा भी आता है, और प्लस इनके पास एक दो एक एस्टेट हैं कॉफ़ी के, वो भी इनके पास है। टी एस्टेट हालांकि टाटा ग्लोबल के पास है। तो बिज़नेस वाइज ज़्यादा बड़ा बिजनेस टाटा ग्लोबल में ऑब्वियसली, वो इनकी पेरेंट भी है। लेकिन और टाटा कॉफ़ी में जो इनके कॉफ़ी के टाइप्स हैं स्टारबक्स के, वो भी टाटा ग्लोबल में ही जाते हैं। तो पेरेंट में चले जाओ, ज़्यादा बेटर है इफ़ इन केस आप लॉन्ग टर्म जाना चाह रहे हो। तो मोमेंटम देखना, तो मोमेंटम में तो कभी भी कमोडिटी है, अगर चला तो बहुत चलेगा। सो कॉफ़ी प्राइसेस रिवाइव होते हैं विंटर्स में आमतौर पे, अगर वहाँ पर चला तो चल जाएगा, वरना अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी सोच रहे हो तो टाटा ग्लोबल इज़ द बेस्ट कंपेरेटिवली टाटा कॉफ़ी के। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी नेक्स्ट ट्रिगर फॉर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, विल इट डिक्लेयर क्वार्टरली रिजल्ट दिस टाइम? क्यों नहीं अनिल जी नियम कहता है कि कोई भी कंपनी अगर वो एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो उसे हर क्वार्टर में अपने रिजल्ट देने होते हैं। तो जियो एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसे अपने क्वार्टर में रिजल्ट देने ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और वो हर क्वार्टर बेसिस पे आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी पहला क्वार्टर का जो रिजल्ट शुरू होगा करीब 9 अक्टूबर से आने शुरू हो जाना चाहिए, तो वहीं से ये रिज़ल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पर इसके भी रिज़ल्ट आएंगे। लेकिन ट्रिगर इनके लिए यही काम करेगा। देखो पहले तो नेचुरल बाइंग सेलिंग ख़त्म हुई है, और नेचुरल बाइंग सेलिंग अब जब आ गई है तो मतलब ओवर हो गई है, तो आप के लिए जो बड़ा ट्रिगर बनेगा तो कोई बड़ा टाई अप करें, जैसे वो जियो रिटेल में आते हैं इन्वेस्टमेंट, या जियो प्लेटफॉर्म पे आए थे इन्वेस्टमेंट, वैसे अगर जियो फाइनेंशियल में आ गया तो वो एक ट्रिगर बन सकता है। प्लस कोई अर्निंग का नंबर यहाँ कंपनी मेंशन कर दे तो एक बड़ा ट्रिगर होगा। लेकिन जब तक हर चीज़ के लिए लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए तो आपको अर्निंग चाहिए ही चाहिए, तो जब तक अर्निंग नहीं सपोर्टिव होगी आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन तब तक के लिए तो यही 2-3 ट्रिगर हैं जिसको आप कीनली वॉच करोगे। बट
जब बाज़ार तेज़ी में होता है तो धीरे धीरे ट्रिगर मिस करता है, मिस नहीं करता, वो हिंड साइड पे रख के चलता है उन्हें। मिसाल के तौर पे आज अभी भी आप सर्च करोगे कोई आर्मी वॉर या कुछ गूगल में, तो आपको मिल जाएगा वो वियतनाम में आर्मी लगी हुई है, अमेरिका भी आ गया, आपने प्लेन्स फायर किए हैं नॉर्थ कोरिया ने। प्लस आप अगर क्रूड देखो तो क्रूड भी $92 के ऊपर है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन इस समय मार्केट कुछ देख ही नहीं रहा है सब। तो वो जब देखने की सिचुएशन आएगी, जैसी नज़रें बदल जाएंगी, अपने आप नज़रिया बदल जाएगा उस टाइम। तब तक के लिए सब कुछ ठीक ही लग रहा है तो ठीक है। ओके, कुछ यूट्यूब के सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ। वाई इज़ मार्केट गोइंग अप डेली, इट इज़ डेंजरस टू टेक एनी पोजीशन नाउ। शेख साहब देखो, अगर मैं बोलूँगा हाँ कि इस समय सिचुएशन डेंजरस है तो सबको लगेगा कि नहीं, आप बियरिश हो, आप ये हो, आप वो हो। एक होता है बुलिश, एक होता है बियरिश, एक होता है रियलिस्टिक। तो बुलिश में हमेशा से ही हूँ, आई एम परमा बुल, मुझे हमेशा तेज़ी दिखती है, मंदी दिखती ही नहीं है। तो वो अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि मार्केट तेज़ी तो है और इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, डिमांड स्ट्रॉन्ग है, एंड कंजम्पशन अच्छा है, फेस्टिवल बहुत अच्छा आएगा, ग्रोइंग इकनॉमी है, सब कुछ सही है। बट बाज़ार उसको ज़्यादा देख गया है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो थोड़ा सा राइट साइज होना चाहिए। जैसे PSU की रैली या PSU की तेज़ी वॉज ओवर एग्जैजरेटेड, तो लग रहा है वो थोड़ा हल्का होना चाहिए। आम तौर पे PSU सिंगल डिजिट PE में कामकाज करते आए हैं इतिहास से, बहुत होगा तो 1.5, मतलब अगर लोअर डबल डिजिट में काम करते हैं, 12-15 के डिजिट में। रीसेंट एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे स्टॉक भी हैं जो 25 के मल्टीपल पर हैं, 30 के मल्टीपल पर हैं, 35 के मल्टीपल पर हैं, आपको सस्ते दिखेंगे, लेकिन वो कभी भी वो प्रीमियम कमांड नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रीमियम बाजार उन्हें अभी दे रहा है। तो आज नहीं तो कल वो प्रीमियम कमांड करना बंद नहीं करेंगे, वो 25 ही रहेगा, बस अर्निंग बढ़ती जाएगी। अर्निंग बढ़ती जाएगी तो अपने आप ही वो नीचे आ जाएगा PE। यही सेम तेज़ी आई थी NMDC नाल्को में कुछ समय पहले, और सबको लगा था कि मेटल साइकिल बढ़िया हो गई, अब दुनिया बदल गई है। वो आज सेल, नाल्को, NMDC सब नीचे आ गए वहाँ से। तो ऐसा नहीं है, बाज़ार एक तरफा कभी नहीं चलता, अभी भी एक तरफा नहीं चलेगा। आपको जो तेज़ी दिख रही है PSUs, डिफेंस या फिर इस तरह के ओवर एग्जैजरेटेड सेक्टर्स में जहाँ ताबड़तोड़ डिफेंस के ऑर्डर आए जा रहे हैं, रेलवेज़, ये सारी चीज़ें मिलना भी है, ठीक है, लेकिन नंबर में तो आए ना। आपके पास BHEL की ऑर्डर बुक 1.5 लाख करोड़ की आज से नहीं है, ये एक दिन में नहीं बनती ऐसी ऑर्डर बुक। ये ऑर्डर बुक उनके पास पिछले कई सालों से है, और तब वो BHEL 40 रुपये पे था, 50 रुपये पे था, तब वो वैल्यू था, लेकिन अब वो वैल्यू नहीं है, वो सारे ट्रिगर को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। तो डिपेंड आप किस तरह एंटर कर रहे हो और किस तरह एग्जिट कर रहे हो। सर बाज़ार में एंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बार एंटर कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट कहाँ करना है ना, वो क्रूशियल है। वो चक्रव्यूह है जिसमें सिर्फ 4 ही लोगों को पता निकलना कैसे है, बाकियों में किसी महाभारत में किसी को नहीं पता था। तो आपको उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आपका एग्जिट कहाँ है और कितना क्रूशियल है। तो तेज़ी, मतलब माल लेने से बेहतर आप माल बेचना जानते हो कि कहाँ माल बेचना है, तो वो अगर आपको सही मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फंस गया तो बहुत लंबे के लिए चले जाओगे। इसलिए आपको ही डिसाइड करना है कहाँ प्रॉफिट मिल रहा है, कहाँ आपको निकलना है, अकॉर्डिंगली आप कॉल लो अपनी। ओके, निफ्टी 100 में से 10 स्टॉक बताएं 5-7 साल के लिए। तो अभिनव सर, ये सब तो ट्वीट में ऑलरेडी करता रहता हूँ, जहाँ पे वैल्यू अच्छी है, मेरे पिन ट्वीट में पड़े होंगे शायद ये सब। तो नहीं हो तो हाल फिलहाल के ट्विटर लिस्ट चेक कर लेना, उसमें होगा। तो वो मैं हमेशा मेंशन करता रहता हूँ, टाइम पे मेंशन करता रहता हूँ कि क्या लेने लायक है, क्या लेने लायक नहीं है। क्यों मेंशन करता हूँ? क्योंकि देखिए, तेज़ी में सब ये भूल जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सबको प्रॉफिट दिखने लगता है तो इन्वेस्टमेंट भूल चुके होते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो क्वालिटी विल रिमेन फॉर लॉन्ग टर्म। अब आप कहते हो 100 में, निफ्टी 100 में, तो सर पहले तो निफ्टी 50 के स्टॉक ही हो गए पूरे के पूरे, उनके अलावा कुछ बचा तो आप चले जाओ। पूरी निफ्टी 50 का एक ही स्टॉक है जो अब तक पार्टिसिपेट नहीं करके गया है, वो है UPL, जो 30वीं पार्टिसिपेट नहीं करा है, तो वो भी अब पार्टिसिपेट कर ही जाएगा कुछ दिन में। तो आप चाहो तो उसमें एंटर कर सकते हो फॉर नियर टर्म। बाकी बी विद द लीडर्स, पहले दिन से बोल रहा हूँ, आज भी बोलूँगा, जिसको लेना है लीडर ले सकता है। अल्ट्राटेक आपको दिख ही गया, लीडर है, नया ऑल टाइम हाई बना गया। TCS कल गिरते बाजार में नया हाई बना गया। भारतीय आज ने अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो लीडर लीडर ही रहेगा सर, चाहे कुछ हो जाए। तो लीडर के साथ रहिए, सेफेस्ट ऑप्शन होता है। पैसा धीरे बनता है लेकिन कंसिस्टेंट बनता है। आप मिड कैप स्मॉल कैप में मल्टी बैगर की तलाश में जाओगे, पैसा एग्रेसिव बनेगा लेकिन हमेशा नहीं बनेगा, एक बार बनेगा। TTML की सबको तेज़ी याद होगी, वो 25-50 रुपये से 250 रुपये वाली, वो एक ही बार हुआ है पूरे TTML के इतिहास में, और TTML का इतिहास 15 साल का है कम से कम। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि ऐसा पैसा बनता है उनमें।
तो अकॉर्डिंगली आप आराम से कोई कंसिस्टेंट स्टॉक उठाओ और उसके अंदर पैसा डाल के बैठो किसी लीडर के साथ, धीरे धीरे पैसा बनता रहेगा। जब आपके पास सब्सटेंशियल फॉर्म में लीडर हो जाए तब आप जाओ सेकंड बेस्ट में या फिर मिड कैप स्मॉल कैप में। योगेश जी, रेमंड में ऑलरेडी सब तो डिस्काउंट हो गया, इनकी टर्न अराउंड स्टोरी डिस्काउंट हो गई, कंपनी के मेजर रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स पे बातचीत हो चुकी है, वो डिस्काउंट हो गया, ऑटो एंसिलरी का आईपीओ आते से शेल्फ कर दिया उन्होंने, डेट रीपे करके कैश रिच होने की तैयारी कर रहे हैं। बट ये है कि सेकंड हाफ क्योंकि फेस्टिवल की डिमांड वाला है और ये लोग एथनिक में भी हैं, शादियों का भी डिमांड रहता है, तो थोड़ा नंबर ठीक रहेगा, चल सकता है, छोटी इक्विटी है, खिंच भी जाएगा। तो आप एंटर कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि 400 रुपये का शेयर आप 1600 रुपया के आसपास पहुंच गया, उस पर एंटर करने जा रहे हो, तो ऑलरेडी 4 गुना होने के बाद आप एंटर कर रहे हो, तो वो रिस्क आपके साथ हमेशा अटैच रहेगा, उसको ध्यान रखना। और 400 से 1600 ऐसा नहीं कोविड जब तक हुआ है, वो पिछले 1 साल के अंदर ही हो गया है, तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद एंटर करना ऑलवेज रिमेन रिस्की। तो बाकी चॉइस इज़ योर्स, लेकिन मतलब फिर भी अगर आप रेमंड की रेंज का कुछ ढूंढो तो मान्यवर ज़्यादा बेटर डील है। अगर आप जाना चाहो, वो बहुत नहीं चला है, वो चल सकता है इस समय। ओके, गुड आफ्टरनून सर, चंबल फर्टिलाइजर है एनी अपसाइड? नो आइडिया सिंह साहब, आई डाउट कि मतलब मॉनसून ट्रिगर था, वो तो निपट गया, तो आई थिंक अगर आपको जाना है इसमें तो कोरोमंडल वुड बी अ बेटर ऑप्शन। अगर आप फर्टिलाइजर में कुछ ढूंढ रहे हो, क्वालिटी नेम है, पुरानी कंपनी है, पुरानी हिस्ट्री है और अच्छा पेडिग्री का स्टॉक है, कंसिस्टेंट स्टॉक है। अगर आप चाहो तो कोरोमंडल में जा सकते हो फिर भी, या एग्रो केमिकल ढूंढ रहे हो तो यूपीएल इज़ द बेस्ट। अगर आप जाना चाहते हो तो सो फार वो रिस्क रिवॉर्ड सबसे बेटर दिख रहा है, आप उसमें जा सकते हो। चलिए वापस चलते हैं कुछ यूट्यूब नहीं फेसबुक के सवालों के ऊपर। राज रतन, ग्लोबल वायर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस कैसा है? ममता मैम, ये कंपनी अगर आप नहीं जानते तो बताता हूँ, टायर के अंदर जो वायर लगते हैं, टायर के अंदर वायर, उसमें ये कंपनी कामकाज करती है। मोनोपोली बिजनेस था इसका और इसी ट्रिगर के दम पर ये शेयर ऑलरेडी एक तरफा चला था, वो 500 से 2500 तक गया था, फिर इसमें एडजस्टमेंट भी शायद कुछ हुआ है। दो कंपनी अच्छी है, नंबर अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, बट चला बहुत एग्जॉर्बिटेंट है। तो लॉन्ग टर्म जब आप सोचते हो तो आप ये सोच के एंटर करना कि क्या इसके रेवेन्यू उस तरह के हैं कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहेगा बिजनेस इसका। मोमेंटम मिल रहा है, मोमेंटम चेज कर रहे हो तो आप फिर भी एंटर कर सकते हो, बट स्टिल आई विल से कि अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो फिर भी आप बालकृष्ण को पकड़ लो, सीएट को पकड़ लो, डायरेक्ट प्लेयर्स को पकड़ लो जो इनके क्लाइंट हैं, वो एक बार को फिर भी शायद ज़्यादा पैसा बना के दे दें। और कंसिस्टेंट कंपनियाँ, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री कंपनियाँ हैं। सीएट इज़ अ वेरी गुड कंपनी, इवन बालकृष्ण इज़ अ वेरी गुड कंपनी, दोनों टायर के वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स हैं, उनको आप देख सकते हो। एमआरएफ तो ऑब्वियसली बहुत महंगा है, सबसे बड़ी कंपनी है, बट स्टिल बाकी दो नाम भी ठीक हैं, आप उनको देख सकते हो कंपैरेटिवली इसमें जाने के। इवन पेंट में से कुछ नाम पिक करना चाहो वहाँ कर लो, ग्रासिम इज़ अ वेरी गुड कंपनी, आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन छोटी पेडिग्री का स्टॉक नहीं है, मतलब मार्केट कैप आपको भले ही कम दिखेगा, लेकिन एक तरफा चला है तो थोड़ा रिस्क ही ज़्यादा है, फंसने की प्रोबेबिलिटी एक बार को बन जाए, फ़ायदा क्या है। आपको फिर भी लग रहा है तो आप थोड़ी क्वांटिटी में चले जाओ, थोड़ा बहुत क्वांटिटी लेना, लेकिन स्टॉप लॉस क्लोज ही रखना अपना। पतंजलि फॉर नेक्स्ट 10 ईयर इन्वेस्टमेंट, आई डाउट शिवम सर कि 10 साल के लिए इसमें पैसा डालना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी तो एक ही 2 साल 3 साल हुए हैं, इक्विटी भी छूटी है प्रमोटर की तरफ से, थोड़ा थोड़ा नंबर आने दीजिए। किस तरह का एक्सपेंशन प्लान है, मतलब एफएमसीजी में आप खुद ही एक चीज़ को सोचो, आपके सामने HUL है, नेस्ले है, आपके सामने मैरिको है, आपके सामने डाबर है, आपके सामने गोदरेज है, टाटा कंज्यूमर है एंड प्रॉक्टर है। ये 7-8 नाम जो मैंने लिए जो सब एफएमसीजी मेजर हैं, जिनको इनके सामने आप रखोगे पतंजलि को, जो कि आती है स्वदेशी कंपनी के तौर पे। तो स्वदेशी अगर आप देख रहे हो कोई कंपनी, स्वदेशी कंपनी चाहिए आपको, तो टाटा ग्लोबल, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, ज्योति लैब, ये चारों स्वदेशी कंपनियां हैं। आप मल्टीनेशनल ढूंढ रहे हो तो HUL एंड प्रॉक्टर आपके लिए एक बढ़िया मल्टीनेशनल जाइंट भी है। डाबर इज अनदर कंपनी, बट वो मेडिकल साइड थोड़ा ज़्यादा है। तो आप पतंजलि से अच्छे ऑप्शन आपके पास हैं एफएमसीजी में, और जो ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर हैं, ज़्यादा बेहतर सेल्स हैं जिनकी और ज़्यादा बड़ी स्केल है, अब उनको देख लो इंस्टेड ऑफ दिस। और अगर आप ऑयल खाली खेलना चाहते हो तो अदानी विल्मर ज़्यादा बेटर बेट है कंपेरेटिवली। सो ऐसा पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है पतंजलि के जो कि आप 10 साल के लिए एटलीस्ट देखो। सो 10 साल के लिए तो मैं आई विल स्किप, बट मीडियम टर्म आप एंटर करना चाहते हो तो ट्रिगर पर चल जाएगा। नंबर ख़राब थे लास्ट क्वार्टर के, इस क्वार्टर के नंबर अच्छे आ जाएंगे, पिक कर जाएगा। सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वैसे भी अच्छा होता है, कैलेंडर ईयर सॉरी, साल के लिए, देश के लिए अच्छा होता है, ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, कंजम्पशन के लिए अच्छा होता है, तो ये सब कंपनियों के लिए अच्छा हो गई।
तो ऐसी चल जाएंगी, बिलमर ये सब, तो आप उस हिसाब से नज़र रखो इनके ऊपर। हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन स्टॉक मार्केट। मिश्रा सर देखो, कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। जैसे आपने 100 शेयर लिया, मान लेते किसी कंपनी का, जैसे आप एग्जाम्पल पुराने उठाओगे तो विप्रो ऐसी कंपनी है, आपने 100 शेयर लिया उसका, विप्रो कई बार ही ऊपर नीचे करता रहेगा, आपका प्राइस आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा, आप भरी खरीदते रहते हो, हर बार आपके फॉल में आप ले लो फिर बैठ जाओ, फिर ले लो फिर बैठ जाओ, भूल जाओ, एंड विद टाइम आप उसे स्किप करके भूल ही जाओ। या मान लो आपके पास 200 शेयर होगा, विद टाइम आपने 100 बेच दिए, 100 छोड़ दिए, 100 शेयर छूट गए, अब विप्रो धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसने बोनस दिया 1:1, ठीक है जी, आपके 200 हो गए। मेरे को रिसेंट इसलिए याद है कि मेरे बहुत कुछ करीबियों के पास कुछ शेयर है, तो मैं उनके नाम ले लेता हूँ, उससे मुझे ज़्यादा आसानी समझा पाऊँगा। से फॉर एग्जाम्पल एक जुबिलेंट फूड का शेयर 340 रुपये पे 100 शेयर मान लिया आपने लिए 2010 में, जो मेरे को याद है क्योंकि ये बहुत ही करीबी एग्जाम्पल है मेरा। तो वो 340 का शेयर गया था कहीं 800 रुपये के आसपास, और फिर उसमें 1:1 बोनस आ गया, 2016 में शायद बोनस आया था, तो वो घट के हो गया 700 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये पर शेयर। तो 400 रुपये तो चलता, अब उनके पास लेकिन 100 शेयर थे, वो 200 हो गए, फिर वो 200 शेयर चलता हुआ गया, और फिर आ गया वो नेस्ले वाला एपिसोड हुआ, उसमें वो नीचे आ गया था लेकिन फिर बीच में चला दोबारा और चल के 2500 रुपये पे जाके 1:5 स्प्लिट हो गया। तो 1:5 स्प्लिट होने के बाद वो एक शेयर बन गया, 2 शेयर बन गए 1000 शेयर, और वो आज 1000 शेयर एक है 500 रुपये 600 रुपये की रेंज में, तो 6 लाख का माल हो गया। लिया कितने में था आपने, 300 रुपये का शेयर लिया था 100, तो 30,000 का माल आपका 5 लाख का बन गया। तो विद टाइम ये कंपाउंडिंग काम करती चली गई, एंड ये आगे भी करेगी, अभी 10 ही साल हुए हैं। सो ऐसे काम करते हैं अलग अलग स्टॉक में, ग्रोथ में, डिविडेंड में, जोड़ जोड़ के बढ़ता ही चला जाता है। बट हमेशा स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी गुड कंपाउंडर, तो उसमें आप जब भी पैसा डालो, लॉन्ग टर्म डालो, जितना समय देते जाओगे उतना ज़्यादा पैसा लेते जाओगे, ये सीधा रूल है यहाँ का, अच्छे स्टॉक में एटलीस्ट। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज बातचीत नहीं हो पाया, आज सवाल कम ले पाया, तो उसके लिए माफ़ी, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी अब कल, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, बाकी सोशल मीडिया हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो 3:30 बजे आप फेसबुक और यूट्यूब पेज पे CNBC आवाज़ के सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।